सड़क दुर्घटना में काजल और राजू के माता पिता का देहांत हो गया। दोनों बच्चों के माता पिता के मरने की खबर सुनकर उनकी ताई परेशान हो गई। अरे तुम चिंता क्यों करती हो उर्मिला, मैंने वकील साहब को बुला लिया है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। फिर भैया की दुकान और मकान सबका हिसाब किताब वो हमें समझा देंगे। जो रुपए मिलेंगे उन्हें इन बच्चों के नाम बैंक में जमा कर दूंगा। इन दोनों से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो मुझे ढूंढना ही होगा। उर्मिला तो सिर्फ जायदाद के लालच में उन अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही थी। राधे श्याम जी वसीयत के मुताबिक घनश्याम जी की जायदाद के ये दोनों बच्चे मालिक हैं और बड़े होने तक इनकी सारी जायदाद की देखभाल आप करेंगे। वैसे वकील साहब, बच्चों को, अब मेरा मतलब है अगर कुछ हो जाए या कोई परेशानी हो जाए तो ये जायदाद किसके पास जाएगी? तो ये जायदाद मुमकिन है आप लोगों को ही मिलेगी। तुम कैसी बातें कर रही हो उर्मिला, तुम सोच समझकर तो बोला करो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था वकील साहब, भगवान न करे दोनों बच्चे बड़े होकर किसी बुरी लत संगत में पड़ गए तो जायदाद को अगर उन दोनों ने बर्बाद कर दिया तो मैं इन दोनों की माँ की तरह ही देखभाल करूं और बड़े होकर ये अपने माता पिता की जायदाद उड़ा दे, मेरी ना सुने। हाँ ये बात भी सही है, अब आप ही इनके माता पिता हैं, इनको अच्छी संगति और अच्छे संस्कार अब आपने ही देने हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। वकील के जाने के बाद उर्मिला, काजल और राजू दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगती है और उसे जल्दी ही मौका मिल जाता है। उर्मिला मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। आपने भी आज ही जाना था, आपको पता था कि सूरजपुर गांव में मेला लगने वाला है, हम सब मिलकर मेला देखने चलते कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं उर्मिला, मैंने तांगे वाले को बोल दिया है, वो तुम सबको सूरजपुर गांव छोड़ आएगा। फिर तुम वहां से शाम तक वापस आ जाना, बच्चे मेले में घूम लेंगे। मेरा जाना बहुत जरूरी है, जमीन का सौदा मेरे हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अपना काम करके आओ, बच्चों को मैं घुमा लाऊंगी। संजू, चारू, काजल, राजू तुम सब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मेला घुमाने ले जाऊंगी। राधे श्याम अपने जरूरी काम से चला जाता है और उर्मिला बच्चों को तांगे में बिठाकर सूरजपुर गांव मेला घुमाने ले जाती है। यही अच्छा मौका है, बच्चों को मेले में छोड़ देती हूँ, यहाँ भीड़ में इनको कुछ समझ नहीं आएगा, अपने आप इधर उधर कहीं खो जाएंगे। काजल, राजू तुम दोनों वो सामने झूला झूलो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम खरीद कर लाती हूँ। संजू, चारू चलो तुम दोनों मेरे साथ आइसक्रीम खरीदने चलो। पर मम्मी मुझे झूला झूलना है। हाँ मम्मी मुझे भी। चुपचाप मेरे साथ आइसक्रीम लेने चलो, मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी। उर्मिला बच्चों को लेकर घर आ जाती है। बच्चों के पूछने पर वो उन्हें बहाना कर देती है। काजल और राजू उर्मिला को पूरे मेले में ढूंढने लगते हैं पर उन दोनों को उर्मिला कहीं भी नजर नहीं आती। दोनों बच्चे रोने लगते हैं। धीरे धीरे मेला खाली होने लगता है। काजल और राजू रोते रोते मेले के बाहर आने लगते हैं। आते जाते लोग उन दोनों को देख रहे थे पर कोई भी उनके पास रुक नहीं रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत काजल और राजू के पास आती है। बच्चों तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? दादी माँ, हम अपनी ताई जी के साथ मेला देखने आए थे पर ताई जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, अब हम घर कैसे जाएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगी। मैं एक जादूगरनी हूँ और यहाँ मेले में जादू दिखाती हूँ। मेरे पास ये जादुई गोला है जिसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा घर कहाँ है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। बूढ़ी जादूगरनी अपने थैले में से एक कांच की गेंद निकालती है। उस गेंद में काजल और राजू का घर दिखाई दे जाता है। बच्चों तुम्हें भूख लगी होगी, चलो पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। बूढ़ी जादूगरनी हवा में हाथ घुमाती है। उसके सामने एक जादुई चूल्हा आ जाता है। बच्चों बताओ तुम क्या खाओगे? तुम इस जादुई चूल्हे से जो भी मांगोगे ये तुम्हें झट से बना कर दे देगा। सच दादी माँ, फिर तो मुझे ढेर सारी जलेबी खानी है, मैंने बहुत दिनों से जलेबी नहीं खाई। दादी माँ मुझे तो पूरी सब्जी खानी है। ठीक है तो देखो मेरा जादू, जादुई चूल्हा जल जाए, गरम जलेबी बन जाए, जादुई चूल्हा जल जाए, पूरी सब्जी बन जाए। जादूगरनी के ये बोलते ही जादुई चूल्हे के जादू से बर्तन में खाना बनने लगा। काजल और राजू ये सब देखकर बहुत खुश थे। दोनों ने भरपेट खाना खाया। बच्चों अब मैं एक चुटकी बजाऊंगी और तुम अपने घर पहुंच जाओगे। और हाँ, ये चूल्हा मैं तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इस जादुई चूल्हे से जो भी मांगोगे वो बनकर तैयार हो जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ।
खूब खाओ मौज उड़ाओ, अब तुम अपने घर को जाओ। बूढ़ी जादूगरनी जैसे ही चुटकी बजाती है, काजल और राजू घर के अंदर होते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर उर्मिला चौंक जाती है। अरे तुम दोनों वापस आ गए? अब मतलब तुम दोनों को यहाँ कौन छोड़ गया? ताई जी, हम मेले में आपको ढूंढ रहे थे, फिर हमें एक दादी माँ मिली, उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया। ताई जी, हम तो बहुत डर गए थे, आप भी हमारे लिए परेशान हुई होगी ना? हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा था, पर तुम दोनों मिले ही नहीं। चलो अच्छा है तुम दोनों घर आ गए, वरना तुम्हारे ताऊजी बहुत परेशान होते। काजल और राजू कमरे में चले जाते हैं और उस चूल्हे को अपने संदूक में रख देते हैं। उर्मिला का सारा ध्यान काजल और राजू पर ही था, इसलिए उसने चूल्हे की तरफ नहीं देखा। उर्मिला अब दूसरा रास्ता सोचने लगी। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब सीधे रास्ते से तो इनकी जायदाद मेरे हाथ आएगी नहीं, मुझे टेढ़ा ही बनना पड़ेगा। दोनों को भूखा प्यासा रखूंगी, सारे करके काम करवाऊंगी, तो अपने आप कमजोर होकर दोनों एक दिन मर जाएंगे। मैं भी देखती हूँ ये सारी जायदाद मेरी कैसे नहीं होती। मैं इनकी नौकरानी नहीं हूँ कि पाल पोस कर इनको बड़ा करूं और बड़े होकर ये अपनी जायदाद लेकर अलग हो जाएं और मजे उड़ाएं। अगले दिन से उर्मिला ने सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। वो काजल और राजू को बहुत तंग करती थी। वो उनसे सारे घर के काम करवाने लगी और उन्हें भूखा प्यासा भी रखती थी। इस बारे में राधेश्याम को कुछ भी पता नहीं था। काजल दीदी, ताई जी को क्या हो गया है? वो हमसे अच्छे से बात नहीं करती हैं और हमें खाने को भी कुछ नहीं देती। मुझे तो बहुत भूख लगी है दीदी। तू चिंता मत कर राजू, हमारे पास वो दादी माँ का दिया जादुई चूल्हा है ना, मैं अभी संदूक से निकालती हूँ, फिर हमें ढेर सारा खाना मिल जाएगा। काजल संदूक में से चूल्हा निकालती है और दोनों मिलकर ढेर सारे पकवान खाते हैं। अब तो रोजाना ही जब काजल और राजू काम करके थक जाते तो जादुई चूल्हे से बने खाने को खाकर पेट भर लेते। एक दिन उर्मिला की नजर उन पर पड़ गई। राजू और काजल दोनों खाना खा रहे थे, तभी वो गुस्से में वहां आई। तुम्हें ये चूल्हा कहाँ से मिला? मैं तो तुम्हें भूखा रखती हूँ। अच्छा, तो तुम इस चूल्हे पर बना खाना खाते हो? ताई जी, ये जादुई चूल्हा है, ये हमें दादी माँ ने दिया था जो हमें मेले में मिली थी। इस चूल्हे से जो भी खाना मांगो वो झट से मिल जाता है। तो ये बात है, अब ये जादुई चूल्हा मेरे पास रहेगा, तुम दोनों भूखे रहोगे। चलो जाओ, जाकर काम करो, तब तक मैं इससे खाना मांगती हूँ। ओ जादुई चूल्हे, जल्दी से मुझे खीर बना कर दे। अचानक से चूल्हे में आग जलने लगती है और वो उड़कर उर्मिला के पास आने लगता है। इतनी देर में राधेश्याम भी आ जाता है और वो भी सारा नजारा देख लेता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, इस चूल्हे से मैं जल जाऊंगी। तुमने इन अनाथ मासूम बच्चों को बहुत सताया है। बिन माँ बाप के बच्चे तुम्हें अपनी माँ समान मानते हैं और तुम इन्हें भूखा प्यासा रखकर सारे काम करवाती हो। तुम इन्हें मेले में अकेला छोड़कर आई ताकि ये बच्चे कहीं खो जाएं। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। उर्मिला, तुमने मेरी पीठ पीछे भैया भाभी के बच्चों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी बच्चों को तंग नहीं करूंगी। मैं उन्हें प्यार से रखूंगी, बहुत प्यार से रखूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। जादुई चूल्हे जी, ताई जी को कुछ मत करो, ताई जी तो हमें बहुत प्यार करती है। इतना कहकर काजल और राजू अपनी ताई से लिपट जाते हैं। ये देखकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जादुई चूल्हा वहां से गायब हो जाता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, अब मैं कभी भी तुम दोनों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। मैं एक माँ की तरह तुम्हारी परवरिश करूंगी। इतना कहकर उर्मिला दोनों बच्चों के गले लग जाती है। काजल और राजू भी अपनी ताई का प्यार पाकर खुश हो जाते हैं। सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा, तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है, ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी, बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो,
ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियां गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया रागीर, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगी। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगे, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ। कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है। और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। हाँ। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे। इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कमला, बिल्कुल ठीक है। मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव, कैसे हो? अरे मोहन, अरे तुम शहर से कब आए भैया? है, गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना,
तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं। तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूं, तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूं, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूं ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है। ये क्या, पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा तो ये बात है, तभी कहूं ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया। ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुराकर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे अरे कमला, कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ, देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा। जाओ शीला, एक खाली पतीली ले आओ, अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे। अरे ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो